नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और क्लास करने वाले हैं। देखिए, ये आपकी 4th क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए। देखिए, लेक्चर स्क्रीनिंग वाले उत्तराखंड एलटी के लिए जो क्लासेस करवाई गई हैं उनको भी देख लें, और एलटी वाले जो लेक्चर की क्लासेस हो रही है इनको भी देख सकते हैं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप दोनों क्लासेस फॉलो कर सकते हैं एक दूसरे की। तो देखिए, आपको मालूम है मार्च में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन करना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी से। अब देखिए, स्क्रीनिंग की बात करें तो सिलेबस वगैरह सब आपको मालूम ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए। GOV एग्ज़ाम इन्फो सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको PDF वगैरह भी मिल जाएगी क्लासेस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो टीचिंग टेक्निक है इसके प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण या फिर कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक या फिर शैक्षिक। यानी कि इनमें से वैसे तो सारे कारक जो टीचिंग टेक्निक है उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वो है आपका पॉलिटिकल, राजनीतिक फैक्टर जो है, पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो टीचिंग टेक्निक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे? अब देखिए, जो गवर्नमेंट है अगर उनकी नीति परफेक्ट नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये डेफिनेटली सर्वाधिक प्रभावित करेगी आपके टीचिंग टेक्निक के प्रयोग को। एक एक करके मैं बता देता हूँ इसमें जो इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें हैं टीचिंग टेक्निक को, ताकि आपको मालूम रहे। सबसे पहला, टीचिंग टेक्निक को जो इफ़ेक्ट करता है वो है आपका पॉलिटिकल, जो कि अभी मैंने बताया। दूसरे नंबर पर आपका इकोनॉमिक रीज़न भी आता है इसमें। इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो कैसे प्रभावित करता है? देखिए, किसी भी रिसर्च के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी या फिर रिसर्च के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी एक कारण है इसका, प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा जो एजुकेशनल फैक्टर है, शैक्षिक कारक जो है वो भी इसको प्रभावित करता है। कैसे? देखिए, एजुकेशन फैक्टर की बात करें तो टीचर की एजुकेशन और टीचिंग टेक्निक इसका मुख्य कारक हो सकता है। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक कारक है वो भी होता है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट की टीचिंग टेक्निक में कितना इंटरेस्ट है, उनका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इस पर ये बातें निर्भर करती है। तो ये जो फैक्टर है, साइकोलॉजिक फैक्टर, वो भी यहाँ पर इसको इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा हो गया सोशल, हो गया। इसके अलावा आपका कल्चरल, सांस्कृतिक हो गया। देखिए, जैसा समाज और संस्कृति होगी वैसी ही शिक्षा होगी। तो ये जो सारे फैक्टर हैं इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो है राजनीतिक कारण। जो देश की शिक्षा नीति है अगर वही बेहतर नहीं है तो वो शैक्षिक टीचिंग टेक्निक को जो प्रभावित जरूर करेगी। तो क्या क्या बताया मैंने? पहला है आपका राजनीतिक, दूसरा इकोनॉमिक, एजुकेशनल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो ये कारक जो हैं आपके टीचिंग टेक्निक को इफेक्ट करते हैं, इसके प्रयोग को इफेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, शैक्षिक तकनीक की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समान है या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसकी उपयोगिता जाहिर सी बात है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षक अपनी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है? उद्गम का, यानी कि ओरिजिन का, उत्पादन का, प्रोडक्शन का, उपागम का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका राइट आंसर है अप्रोच। टीचिंग अप्रोच जो है, शिक्षक जो है किसका उपयोग करता है? उपागम अप्रोच का इस्तेमाल करता है मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याओं के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अच्छा, देखिए, उपागम की बात करें तो ल्यूम्सडे नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा है इसको भी सुन लीजिए। पहला है आपका कठोर शिल्प, यानी कि हार्डवेयर अप्रोच। दूसरा होता है कोमल शिल्प, यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सिस्टम एनालिसिस अप्रोच,
जिसे हिंदी में कहते हैं प्रणाली विश्लेषण। तो ये 3 तरह के उपागम होते हैं जो शिक्षक इस्तेमाल करता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षक अपनी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है। तो यह है आपका उपागम, अप्रोचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में जब हमारी उन्नति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, इससे क्वेश्चन कई बार बनता है। सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्ण रूप से रुक जाती है तब उसे कहते हैं लर्निंग कर्व, प्लेट्यू, लर्निंग प्लेट्यू, माउंटेन ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग ग्राफ। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आई थिंक पहले, अगर कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये है आपका लर्निंग प्लेट्यू, सीखने का पठार कहते हैं इसे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि लर्निंग कर्व क्या है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखिए वैसे बेसिकली ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका सरल रेखीय, इंग्लिश में जिसे कहते हैं लीनियर लर्निंग कर्व। इसमें जो सीखने का वक्र है बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, समय के साथ इंक्रीज होते रहता है, जो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये बिल्कुल एक समान रेखा में रहता है। जो दर है इसकी एकदम समान रहती है समय के साथ। हालांकि ये बेसिकली पूरी तरह से ये पक्का ये नहीं हो सकता है 100%, कभी ना कभी जो सीखने की दर है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए इसके बाद नंबर 2 है, हिंदी में जैसे कहते हैं उन्नतोदर, इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। हिंदी में कहते हैं उन्नतोदर कर्व, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व। ठीक, तो इसको नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा देखिए, ये जो दूसरे नंबर पर है डिमिनिशिंग रिटर्न लर्निंग कर्व है बेसिकली। तो ये कैसा होता है इसको मैं दिखा देता हूँ। ये होता है आपका हाइपोबोलिक। स्टार्टिंग में तो काफ़ी तेज़ होती है सीखने की दर, लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी तरह से रुक जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका नत्तोदर, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। ये आपका जे आकार का होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक, स्टार्टिंग में ये बहुत कम होता है, इसकी जो दर है लर्निंग की स्टार्टिंग में कम होती है और धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लगता है। तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व। इसके बाद एक होता है मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व क्या होता है? तो देखिए ये होता है आपका कुछ इस तरह का, एस टाइप का होता है, यानी कि इसमें जो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न लर्निंग कर्व है और इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व है, दोनों का मिला जुला रूप है। पहले ये इस तरह से होता है, फिर इस तरह से, तो यानी कि ये दोनों का ही मिला जुला रूप है जिसे कहते हैं मिक्स्ड कर्व। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो पठार है वो क्या होता है। इसको समझने के लिए देखिए जो आपका सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व था उसको देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए शुरुआत में कुछ इस तरह से जो दर है चलती है, फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ इस तरह से पूर्णतः जो सीखने की दर है वो रुक जाती है। तो ये इस तरह से पठार के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू, सीखने का पठार, जहाँ पर जो हमारी सीखने की दर है, सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्ण रूप से रुक जाती है तो ये होता है सीखने का पठार। तो इसमें मैंने लर्निंग कर्व और प्लेट्यू दोनों को समझा दिया। तो इससे अगर क्वेश्चन बने किसी भी तरह का तो आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था निम्न में से किसके सुधार के लिए? अध्यापक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा? देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है इसके सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, जिसे शॉर्ट में कहते हैं OBB। ठीक, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में और ये लागू हुआ था 87 और 88 में, यानी कि 86 में इसको लाया गया था और 1987 और 88 में ये लागू रहा। देखिए इसमें 1992 में एक संशोधन करके फिर से लागू किया गया था।
देखिए इसका उद्देश्य क्या है पहले वो बता देता हूँ। प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण की व्यवस्था, एक तरह से जो स्कूल है उसको बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी जो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो यानी कि वहाँ पर जो रूम्स हैं वो वहाँ पर देखिए 2 से अधिक रूम की यहाँ पर मिनिमम 2 कक्षाएं होनी चाहिए थी, ये था इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। एक बरामदा होना चाहिए स्कूल में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए लाया गया था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, इसकी स्थापना हुई थी 86 में और 87 से ये लागू हुआ था। 86-87 में ये लागू हो गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, प्राथमिक शिक्षा के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया, इनमें से किस विधि का प्रयोग किया था? आगमन विधि, निगमन विधि, सांख्यिकी विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टैटिकल मेथड जो है वो थर्स्टन ने प्रयोग किया था। देखिए थर्स्टन, इस पर जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन सी, ठीक है, सांख्यिकी विधि, स्टैटिकल मेथड जो है इसका उपयोग किया था। अब इन्होंने जो 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत दिए थे, यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, वो कौन कौन से वो नोट कर लीजिए। नंबर 1 है आपका वाचिक बोध, वर्बल कॉम्प्रहेंशन। दूसरा है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यानात्मक क्षमताएं। तीसरा है आपका दोषिक संबंध, स्पाशियल रिलेशंस। फोर्थ नंबर पर है आपका प्रात्यक्षिक गति, यानी कि परसेप्चुअल स्पीड। इसके बाद 5वें नंबर पर है शब्द प्रवाह, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। इसके अलावा स्मृति, 6ठे नंबर पर स्मृति, मेमोरी। और 7वें नंबर पर है आगनात्मक तर्कता, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये 7 जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, इसको दिया गया था थर्स्टन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में शिक्षकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? यूजीसी, एमएचआरडी, एनसीटी या फिर एनसीईआरटी? तो यूजीसी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक, तो ये इसके बारे में सभी जानते हैं। एमएचआरडी भी नहीं है। एनसीटी जो है आपका, जो शिक्षकों की शिक्षा के लिए, जिसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वो है आपका शिक्षकों की शिक्षा के लिए। देखिए एनसीईटी जो है वो एनसीटीई एक्ट 1993 के तहत 1995 में आया था, ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो, अच्छा इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अच्छा यूजीसी की बात करें तो इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। 1956 में ये लागू हुआ था, 1953 में इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा, यानी कि इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 1953 में। जनरली यूजीसी जो है एक कह सकते कमीशन के रूप में जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1956 में। इसमें काफ़ी सारे डाउट रहते हैं 93 में, 53 में और 6 में। तो 1956 ही आप करेंगे, यही इसका राइट आंसर होता है। अच्छा चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है? डीपी सिंह। वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो डीपी सिंह है वर्तमान चेयरमैन इसके। अच्छा इसके अलावा देखिए एनसीटीई के अगर चेयरमैन की बात करें तो ये मैंने बताया नहीं अभी आपको। एनसीटीई के जो चेयरमैन है वर्तमान, वो है आपके डॉक्टर विनीत जोशी, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। वैसे मैंने पहली क्लास में बताया थी चीज़ें, एक बार और देख लीजिए ताकि दोबारा से एक तरह से रिवीजन हो जाए आपका। तो जो चीज़ मैंने बताई उसको याद रखिएगा। अच्छा नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनसीईआरटी का? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का बाधक तत्व नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्स्ट्रैक्टिंग एलिमेंट ऑफ
नॉट एन ऑब्स्ट्रक्टिंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का जो बाधक तत्व नहीं है वो क्या है? साउंड। देखिए साउंड से डिस्टर्ब होता है संप्रेषण। अस्पष्ट वर्ड होगा तो उससे भी अगर सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो ये एक तरह से बाधक तत्व है। एंडोर्समेंट यानी कि पृष्ठपोषण। एंडोर्समेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी की प्रशंसा करना या उसको शाबाशी देना एक तरह से। तो क्या ये बाधा डालती है संप्रेषण में? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो इसका बाधक तत्व नहीं है वो है एंडोर्समेंट। टावर प्रॉब्लम ये भी नहीं होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए यानी कि जनरल फोकस्ड, या फिर पाठ्य केंद्रित यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस्ड होना चाहिए यानी कि करिकुलम फोकस्ड होना चाहिए। तो कला संप्रेषण कैसा होना चाहिए? सभी को आता होगा इसका आंसर। चाइल्ड सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए आपका कला संप्रेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है इस पर पूछा गया। सबसे पहले जो डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन है इसको आरंभ किसने किया था, ये पूछा गया है। आइजक पिटमैन, चार्ल्स वेडनियर, WR हार्पर या फिर JK टेलर। तो देखिए आइजक पिटमैन इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी 1840 में। आइजक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड पाठ्यक्रम पेनटॉक से भेजा था पहली बार। शॉर्ट हैंड पाठ्यक्रम जो है इन्होंने भेजा था पेनटॉक से पहली बार 1840 में, और पहली बार इसी माध्यम से ये शुरुआत की गई थी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की। तो किसने किया था? आइजक पिटमैन ने। अच्छा देखिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो इसके लिए जो पहली एक संस्थान है वो कब बना था पूरे वर्ल्ड में? तो संस्थान ये है, इस तरह से बना था ये ICC करके, जिसे इसका जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद। ये 1938 में स्टैब्लिश हुआ था। JW गिब्सन ने ये किया था। तो ये भी याद रखिएगा, जो पहला एक तरह से परिषद है, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए ICC था, जो कि जिसका पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद। 1938 में JW गिब्सन इन्होंने किया था इसको स्टैब्लिश। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन है? आइजक पिटमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्यांकन, सामाजिक उद्देश्य या फिर उपरोक्त सभी। तो जो साइंस है इसके टीचिंग का सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए सभी हैं, अनुशासनात्मक उद्देश्य भी है, कल्चरल असेसमेंट में, और सोशल पर्पस भी होता है साइंस का, इसके शिक्षण का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्यान विधि में निम्नलिखित प्रत्यय का समागम होता है। यानी कि जब लेक्चर देता है टीचर तो वो किन चीज़ों की तैयारी करता है, क्या किन चीज़ों का इसमें समागम रहता है, ये पूछा गया है। तो देखिए प्रिपरेशन होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है लेक्चर देने से पहले, एक तरह से व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी देखता है अपनी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ये राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंध प्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई थी? अब कई को इसका आंसर लग सकता है कि 86 में किया गया था पहला जो शिक्षा नीति थी, लेकिन देखिए अभी तक 3 शिक्षा नीति आई है। एक तो 68 वाला है, एक है 86 वाला, और एक है 2020 का। अभी तक कौन सा चल रहा है? 86 का। देखिए 68 में कोठारी आयोग, जिसके बारे में आपने पढ़ा है पहली क्लास में, कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद 68 में इंदिरा गांधी के समय ये नीति आई थी, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय नीति शिक्षा के संबंध में। तो 68 राइट आंसर है। 86 में दूसरा आया था इंदिरा गांधी के, माफ़ कीजिएगा, राजीव गांधी के समय में। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में आने वाला है 2020 का शिक्षा नीति, वो है आपका श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब श्री नरेंद्र मोदी के समय में जो आ रहा है वो है आपका 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
ठीक, तो ये समझ गए होंगे आप। इसका राइट आंसर है 68 वाला जो है पहला शिक्षा के संबंध में नीति थी, राष्ट्रीय नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से किस आयोग में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड किया गया था प्राइमरी एजुकेशन को? हंटर आयोग, मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग या फिर सेटलर आयोग? तो हंटर आयोग ने ये किया था। हंटर आयोग की बात करें तो ये 1882 में इस्टेब्लिश हुआ था। अंग्रेज़ों के समय में ही इसको बनाया गया था उस समय। देखिए इसमें हंटर आयोग ने ही प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। अब देखिए इसके जो सजेशंस थे वो क्या क्या थे, इस पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला है प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल। दूसरा है यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन इन नेटिव लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय भाषा या फिर जो देश की भाषा है उसमें दिया जाए। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड बी इस्टेब्लिश इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़। जो शिक्षा के रूप से कमज़ोर पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। ईजी और फ्री एजुकेशन होना चाहिए छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए। अब देखिए इसके तहत 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई थी, जो कि की गई थी। एक तो 1882 में ही की गई थी जब ये बना था, पंजाब में की गई थी इसकी स्थापना, जो 82 में बना था यूनिवर्सिटी। इसके अलावा 1887 में जो बना था वो था इलाहाबाद का। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण कहलाता है यानी कि जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके पीछे एक मकसद होता है, वो क्या है? विचार विमर्श है, विवाद, वाद विवाद या फिर साक्षात्कार? डिस्कशन तो एक नॉर्मल चीज़ होगी। वाद विवाद मतलब पक्ष विपक्ष जो होता है किसी एक टॉपिक पर। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपका पर्पजफुल। ठीक है, कन्वर्सेशन में एक उद्देश्यपूर्ण होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार, अब देखिए कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं जॉब वगैरह की, तो इंटरव्यू लेने का मकसद यही होता है कि आप किस तरह के हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है। बेसिकली आपका जो पूरा एक तरह से साक्षात्कार है वो होता है आपका वार्तालाप का जो हिस्सा होता है साक्षात्कार में, वो उसका उद्देश्य यही होता है इंटरव्यू का, आपकी पर्सनालिटी को चेक करना। तो ये राइट आंसर है। वार्तालाप का उद्देश्यपूर्ण हिस्सा क्या कहलाता है? साक्षात्कार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही। और देखिए अभी उत्तराखंड में दिन में ये अपडेट आई थी कि जो ऋषि गंगाबाद है वहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो त्रिवेणी जो ग्लेशियर है वहाँ से वो बहकर पूरा नीचे आ चुका है और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और देखिए इसमें 10 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। और अभी फ़िलहाल वहाँ पर जो रिकवरी है वो जारी है। एनडीआरएफ टीम वहाँ पर काम कर रही है, अन्य टीमें भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि 100 से 150 के करीब जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी फंसे हैं। जो वहाँ पर टनल है तपोवन की, वो जो टनल है वहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं अभी भी। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उनको रिकवर कर लिया जाए वहाँ से। तो जो लोग भी उस क्षेत्र में हैं बी सेफ़, और उम्मीद करते हैं ये जो दुर्घटना हुई है ये कम से कम हानि पहुंचाए सभी को। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।